हमारा चैप्टर है रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हैजार्ड्स। इसके अंदर हम आज पढ़ रहे हैं, हमें आज इसके अंदर पढ़ना है रेडिएशन रिस्क। इसके अंदर क्या पढ़ना है? रेडिएशन रिस्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, रेडिएशन रिस्क क्या होती है। रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हैजार्ड की 5 क्लासेज हैं। उन 5 क्लासेज का ये तीसरा फेज है, ये तीसरी क्लास चल रही है। इसके अलावा मैंने आपको 2 क्लासेज पढ़ा दी हैं, उनको आप देखना चाहो आपको यूट्यूब पे देख सकते हो, और लिंक डाल दूंगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो रेडिएशन रिस्क क्या होता है? देखो, किसी इंडिविजुअल को, ये मान लो कोई इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को आप अगर रेडिएशन डोज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? रेडिएशन डोज दे रहे हो। इस रेडिएशन डोज के कारण अगर इसमें हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे हम रेडिएशन रिस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडिएशन रिस्क कहते हैं। रेडिएशन रिस्क किसे कहते हैं? किसी इंडिविजुअल को रेडिएशन डोज देने पर अगर उसमें हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन इफेक्ट्स को हम कहते हैं रेडिएशन रिस्क। यानी रेडिएशन के कारण किसी इंडिविजुअल में जो रिस्क उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम रेडिएशन रिस्क कहते हैं। रेडिएशन के कारण उत्पन्न होने वाले रिस्क 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सोमेटिक रिस्क, जिसे कार्सिनोजेनेसिस भी कहते हैं, या कार्सिनोजेनेसिस या कैंसर इंडक्शन, या कैंसर इंडक्शन। दूसरा है जेनेटिक रिस्क, और तीसरा है फीटल रिस्क। तीसरा क्या है? फीटल रिस्क। ये 3 तरह के रिस्क किसी इंडिविजुअल में उत्पन्न हो सकते हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सोमेटिक रिस्क। सोमेटिक रिस्क कैसे होता है? किसी इंडिविजुअल को अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज करते हो, तो उसकी सोमेटिक सेल में उत्पन्न होने वाले रिस्क क्या कहलाते हैं? सोमेटिक रिस्क कहलाते हैं। यानी किसी, इसके दूसरे शब्दों में कहें तो किसी इंडिविजुअल को अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज करो, तो उस इंडिविजुअल के उसके जीवन काल में उत्पन्न होने वाले जो इफेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेडिएशन रिस्क। जीवन काल मतलब उसी इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर अगर आगे अभी या कुछ समय बाद या 10 साल बाद, 5 साल बाद जो इफेक्ट उत्पन्न होंगे, उन्हें हम सोमेटिक रिस्क कह देंगे। उन्हें सोमेटिक रिस्क कहते हैं। सोमेटिक रिस्क के लिए बॉडी के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग लेवल पर अलग ये रेडियो सेंसिटिविटी दर्शाते हैं। जैसे आप देखो तो बोन मेरो, स्टोमक, कोलन आदि मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। किसके प्रति? रेडिएशन के प्रति मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। कौन से? बोन मेरो, स्टोमक, कोलन, एक और रह गया लंग। जो अपने लंग्स होते हैं, ये मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, रेडिएशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसोफेगस, थायराइड, ब्लैडर, ब्रेस्ट, लीवर आदि मॉडरेटली रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? मॉडरेटली रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। यानी ये रेडिएशन के प्रति तुलनात्मक रूप से कम सेंसिटिव होते हैं। इनकी सेंसिटिविटी तुलनात्मक रूप से कम होती है। सोमेटिक इफेक्ट का क्या होता है? सोमेटिक सेल्स पर रेडिएशन गिरने से जो इफेक्ट उत्पन्न होते हैं वो सोमेटिक इफेक्ट कहलाते हैं। सोमेटिक इफेक्ट का सबसे ज्यादा रेडियोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा जो हानिकारक रिस्क होता है, हार्मफुल रिस्क होता है, वो क्या होता है? कैंसर इंडक्शन। कैंसर इंडक्शन जो सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग होता है, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, वो होता है कैंसर इंडक्शन का रिस्क होता है, वो सबसे ही ज्यादा होता है। इसके अलावा देखो, सोमेटिक रिस्क है, ये बच्चों में होने की ज़्यादा संभावना होती है बजाय किसके? एडल्ट के या यंग के। यंग बच्चे इसके लिए क्या होते हैं? ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके द्वारा सोमेटिक रिस्क के अंदर बिनाइन तथा मेलिग्नेंट
दोनों प्रकार के ट्यूमर हो सकते हैं। बिनाइन आपको पता है, बिनाइन वो ट्यूमर जिनमें कैंसर के जो कैंसरस नहीं होते, नॉर्मल ट्यूमर होते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन से होते हैं? कैंसरस ट्यूमर होते हैं, कैंसर के ट्यूमर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। इसके अलावा देखो, थायराइड कैंसर की संभावना वुमेन और चाइल्ड में ज्यादा होती है, किसकी बजाय? मेन की तुलना में। यानी मेन में ये इसकी संभावना कम होती है, वुमेन और चाइल्ड थायराइड कैंसर के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ज्यादा इनकी संभावना इनके अंदर होती है। तो ये हो गया कौन से वाला इफेक्ट? रेडिएशन का, रेडिएशन रिस्क का सोमेटिक इफेक्ट, सोमेटिक रिस्क हो गया। दूसरा है, इसके अलावा मुझे एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, आईसीआरपी। आईसीआरपी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। उन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो कामकाजी पॉपुलेशन है, जो वर्क कर रही है, उन पॉपुलेशन में क्या कार्सिनोजेनेसिस या रेडिएशन सोमेटिक रिस्क, जो कैंसर होने की संभावना है, वो 4% होती है। किसमें? पर सीवर्ट। यानी आपने एक सीवर्ट डोज दोगे तो उसमें कैंसर इंडक्शन की संभावना 4% बढ़ जाती है। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं? वर्किंग पॉपुलेशन, यानी जो कामकाजी पॉपुलेशन है। और अगर आप पूरी पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन को अगर आप रेडिएशन डोज दोगे तो इसके अंदर क्या होगा? रेडिएशन कैंसर इंडक्शन या कैंसर रिस्क की संभावना कितनी होती है? 5%। आप कहोगे ऐसा कैसा होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि होल पॉपुलेशन के अंदर बच्चे भी शामिल हो गए, चाइल्ड बच्चे जो है वो भी शामिल हो गए, और आपको पता है बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन के प्रति, इसलिए ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो कितना है? 4% पर सीवर्ट। अगर आपको पता है एक सीवर्ट में कितना होता है? 100 रेम। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पर देख लेना, आपको सीवर्ट के रेडिएशन मेजरमेंट यूनिट्स के सारे वीडियो पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में आप रेडियोथेरेपी में आते हैं, उसमें सीवर्ट पता चल जाएगा। तो क्या होता है? एक सीवर्ट 100 मिलीरेम, यानी एक सीवर्ट के पीछे 4% का रेशियो है, तो एक रेम के पीछे कितना होगा? 0.04% पर रेम। यानी एक रेम के पीछे आपके रिस्क कितना है? 0.04% का रिस्क है। और होल पॉपुलेशन के लिए देखो तो ये कितना होता है? 0.05% पर रेम का होता है। दूसरा आपका जो रिस्क है वो है जेनेटिक रिस्क। जेनेटिक रिस्क को भी हम देख लेते हैं। जेनेटिक रिस्क क्या होता है? वो रेडिएशन रिस्क जो किसी इंडिविजुअल को आप रेडिएशन से एक्सपोज करो तो उसकी सक्सेसिव जनरेशन, उसकी फ्यूचर जनरेशन में होने की संभावना हो। जैसे किसी इंडिविजुअल को आप रेडिएशन से एक्सपोज करो और उसके कारण कोई हार्मफुल इफेक्ट उसकी संततियों में, उनके बच्चों में अगर उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट कैसे उत्पन्न होते हैं? जेनेटिक इफेक्ट होते हैं किसी ह्यूमन का ऑर्गन्स, जो गोनेड्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं गोनेड्स, उन गोनेड्स को अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज करोगे तो उस समय जर्म सेल्स में क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन हो जाता है। उसके कारण क्या होगा? आपके जेनेटिक इफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो जेनेटिक इफेक्ट कब उत्पन्न होता है? जब किसी इंडिविजुअल के गोनेड्स पर आप रेडिएशन डोज डालते हो, उनके कारण जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए, उस कारण से जेनेटिक इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। इस कारण से जो इफेक्ट उत्पन्न होंगे वो उस इंडिविजुअल की संतति के अंदर जो प्रोग्रेसिव जनरेशंस होगी उसके अंदर ये अपने को दिखाई देंगे। इसके अलावा देखो, जो ओल्डर पॉपुलेशन है इसके अंदर रेडिएशन के प्रति हेरिडेटरी इफेक्ट या जेनेटिक इफेक्ट होने की संभावना यंगर पॉपुलेशन की बजाय कम होती है। यंगर पॉपुलेशन है वो रेडिएशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि सेल डिवीजन ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन में पाया जाता है ओल्डर पॉपुलेशन की बजाय। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन को एक मेजर रेडिएशन डोज दे तो उसमें 0.08% पर सीवर्ट हेरिडेटरी इफेक्ट यानी जेनेटिक इफेक्ट जो उसकी संततियों में रेडिएशन रिस्क होगी उसकी संभावना इतनी होती है। कितनी होती है? 0.08% पर सीवर्ट। यानी एक सीवर्ट के पीछे अगर आप एक सीवर्ट डोज दिया तो उसमें कैंसर इंडक्शन, उसके जेनेटिक इफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना 0.08% होगी। अगर आप 2 सीवर्ट देते हो तो डबल हो जाएगा, यानी 0.16%। 3 सीवर्ट दोगे तो उससे 3 गुना ये हो जाएगा। अगर आप होल पॉपुलेशन को अगर आप
यानी पूरी पॉपुलेशन को आप रेडिएशन डोज दे रहे हो तो उसमें संभावना 0.13% पर सीवर्ट होती है। कितनी होती है? 0.13% पर सीवर्ट होती है। ये इतनी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर अब बच्चे भी शामिल हो गए हैं, चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो रेडिएशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। रेडिएशन प्रति क्या होते हैं? वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा तीसरा इफेक्ट है फेटल रिस्क। फेटल रिस्क कब होता है? जब प्रेग्नेंट वुमेन को उसके गेस्टेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी काल में अगर उसको रेडिएशन से एक्सपोज किया जाए तो उत्पन्न होने वाले रिस्क जो फीटस में होंगे वो क्या कहलाएंगे? फेटल रिस्क कहलाएंगे। देखो, यूट्रस में डेवलपमेंट 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज क्या होती है? प्री इम्प्लांटेशन। पहली कौन सी स्टेज होती है? प्री इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस में एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने से पहले का टाइम होता है, जब इम्प्लांट नहीं हुआ होता है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज होती है। इस कंडीशन के अंदर लिथल इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकती है। दूसरा इफेक्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है उसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा इफेक्ट है फेटल पीरियड। जब फीटस में डेवलपमेंट होता है तो उसे फीटल पीरियड कहते हैं। इन स्टेज के अंदर अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन डोज दोगे तो उन रेडिएशन डोज के कारण 4 इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? लिथल इफेक्ट, यानी इस कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, एम्ब्रियो या फीटस की डेथ भी हो सकती है। दूसरा इफेक्ट है मालफॉर्मेशन। मालफॉर्मेशन यानी जो एम्ब्रियो या फीटस है उसमें ऑर्गन्स का सही से डेवलपमेंट नहीं होना, उनमें विकृतियां आ जाती है। उसमें क्या होती है? विकृतियां आ जाती है, जिसे मालफॉर्मेशन कहेंगे। तीसरा इफेक्ट है ग्रोथ डिस्टर्बेंस विद मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? ग्रोथ में भी डिस्टर्बेंस होगा और ऑर्गन्स में भी विकृतियां आने की संभावना होती है। और चौथा है कार्सिनोजेनेसिस। चौथा क्या है? कार्सिनोजेनेसिस। ये 4 इफेक्ट है। जब आप गेस्टेशन पीरियड में प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन दोगे तो फीटस या एम्ब्रियो में 4 इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला लिथल इफेक्ट, फीटस की डेथ हो सकती है। दूसरा माल फॉर्मेशन, फीटस में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट सही नहीं हो। तीसरा ग्रोथ डिस्टर्बेंस, फीटस में ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो जाए, साथ में माल फॉर्मेशन भी उत्पन्न हो। और चौथा है कार्सिनोजेनेसिस, यानी कैंसर का इंडक्शन, कैंसर इंडक्शन हो। ये 4 इफेक्ट होते हैं। अलग अलग पीरियड में क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं मैं वो इफेक्ट भी बता देता हूं आपको। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखें या पोस्ट कंसेप्शन, पोस्ट कंसेप्शन यानी गर्भ धारण के पश्चात 10 दिन तक अगर हम देखें, 10 डेज तक अगर हम देखें तो इसमें इंट्रा यूटेराइन डेथ होने की संभावना होती है। क्या होती है इसमें? इंट्रा यूटेराइन डेथ होने की संभावना होती है। अगर आप गेस्टेशन पीरियड में, अगर आप इम्प्लांटेशन जो कंसेप्शन होता है, जो उस कंसेप्शन के पहले 10 दिन में अगर आप रेडिएशन के द्वारा, मेजर रेडिएशन के द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सपोज करते हो, होल बॉडी रेडिएशन आप देते हो, तो उससे क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डेथ होने की संभावना होती है। पोस्ट कंसेप्शन 20 to 40 डेज, यानी गर्भ धारण के 20 से 40 दिन के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप रेडिएशन डोज देते हो, मेजर रेडिएशन डोज देते हो, तो उससे रेडिएशन इंड्यूस्ड कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न होने की संभावना होती है। यानी रेडिएशन इंड्यूस्ड यानी रेडिएशन से प्रेरित, कंजेनाइटल यानी जन्मजात विकृतियां, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज मतलब जन्मजात विकृतियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। अगर 20 से 40 दिन तक, 20 से 40 दिन के बाद में ये संभावना होती है। उसके बाद में 50 से 70 दिन तक अगर आप देखोगे तो उससे रेडिएशन इंड्यूस्ड माइक्रोसिफेली, रेडिएशन इंड्यूस्ड माइक्रोसिफेली यानी मस्तिष्क का कम विकास होना आपका देखा जाता है। उस पीरियड के अंदर रेडिएशन इंड्यूस्ड माइक्रोसिफेली देखी जाती है। 70 से 150 दिन में अगर आप देखोगे
तो इसमें ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डनेस दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी ग्रोथ और जो मेंटल कंडीशन उसमें रिटार्डनेस, मंदबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है उससे। अगर आप 150 दिन के बाद 150 दिन तक अगर आप रेडिएशन देते हो तो इससे चाइल्डहुड ल्यूकीमिया होने की संभावना होती है। क्या होती है? चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, यानी जो बचपन में जो ब्लड कैंसर होता है उसकी संभावना होती है। ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर होता है। तो ये सबसे मेजर रिस्क होता है इसका, ये इस चीज़ का। तो पोस्ट कंसेप्शन आपके इस टाइम पीरियड में ये इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं, ये रेडिएशन रिस्क उत्पन्न हो सकता है। रेडिएशन रिस्क का ये चैप्टर कंप्लीट है। कल अपन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जिसमें हम एलारा प्रिंसिपल पढ़ेंगे और टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग पढ़ेंगे।